प्रैक्टिस किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले कितनी ज़रूरी होती है, ये कहीं न कहीं एक और बार आज इस नेपाल वर्सेस इंडिया मैच को देखकर ये एहसास हुआ कि किस तरह से ज़रूरत होती है कि क्यों आखिर दुनिया की ज़्यादातर टीमें जो हैं वो एक बेहतर प्रैक्टिस के बारे में सोचती हैं जब भी कोई एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए वो उतरती हैं। क्या सिर्फ 2-3 10-15 दिन 5-6 दिन का कैंप और 2-3 इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेल कर आप इतनी बड़ी टूर्नामेंट की तैयारी कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको फुल मेंबर के खिलाफ गेम्स खेलने हैं, ख़ास करके अगर हम बात करें इतने बड़े लेवल पर फुल मेंबर्स के खिलाफ यहाँ पर अगर खेलना हो तो ये एक और बार सवाल यहाँ पर ज़रूर खड़ा होता है। और इस मैच की अगर हम बात करें तो ये मैच बहुत सारे चीज़ों से रिलेटेड रहा है, बहुत सारे टुकड़ों में इस मैच को आप देख सकते हैं। क्या ये मैच कम्पिटिटिव रहा है? नेपाल से आखिर कहाँ पर चूक हुई, कहाँ पर गलतियाँ हुई, इंडिया ने क्या कुछ इस मैच में गलतियाँ की हैं, इंडिया की ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी कैसी हुई है, रोहित पुड़ैल की आज कप्तानी कैसी हुई है, बॉलिंग किस तरह से रही है, कई सारी चीज़ें इस मैच में हुई है जिसमें कहीं ना कहीं बारीकी से आपको इस एनालिसिस को समझना होगा, तब जाकर आप बखूबी समझ पाएंगे। लेकिन शुरुआत हमारी चीज़ से रहेगी कि बड़े टूर्नामेंटों से पहले प्रैक्टिस का जो एक रोड मैप है वो नेपाल अभी भी तैयार करने में नाकामयाब रहा है और लगातार ये हमें चीज़ देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से शायद वो बहुत अंडरस्टिमेट कर रहे हैं हर टूर्नामेंट्स को, सिर्फ पहुंचना ही लक्ष्य भर माइंड सेट में शायद रह गया है कि हम सिर्फ टूर्नामेंट्स में पहुँचेंगे और पार्टिसिपेट कर कर वापस आ जाएंगे। उस टूर्नामेंट में कुछ बड़ा करना, कुछ आगे कदम बढ़ाना, वो कहीं ना कहीं वो चूकते हैं क्योंकि वो उनकी प्रैक्टिस से ये पता चलता है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले कोई खास प्रैक्टिस हमें देखने को नहीं मिली और रिजल्ट हमारे सामने था। उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप, वहाँ पे परफॉर्मेंस खराब हुई। एशिया कप से पहले कुछ खास प्रैक्टिस नहीं था। श्रीलंका में वो गए थे, कौन से मैच खेले, कब खेले, कहाँ खेल कर आ गए, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद इस टूर्नामेंट से पहले भी हमें कोई भी प्रैक्टिस मैच देखने को नहीं मिला। तो तैयारी जो होनी चाहिए वो तैयारियों में बार बार जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती है टीम। जो मैनेजमेंट है वो ये सोचते हैं कि शायद बस इतने से काम चल जाएगा, लेकिन जैसे ही आज एक बड़ी टीम के साथ सामना हुआ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें खुल के रह गई। ये आपके जहन में होगा, आप सोच रहे होंगे सिर्फ 23 रन से हारे, यहाँ पर वो कैच छूटा, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर वो हो गया। ये सब चीज़ें तो मैच के बीच में आपको ऊपर ऊपर तौर पे नज़र आ रही है, लेकिन जब आप अंदर घुसेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझने की है जो इस एनालिसिस में डायरेक्टर आपको समझाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले यहाँ बात करें, टॉस जीतकर पहले इंडिया ने बैटिंग करने का यहाँ फैसला किया, जो कि हमें उम्मीद भी था कि वो पहले बैटिंग ही करेंगे और वही उन्होंने यहाँ पर किया भी। लेकिन यहाँ सबसे उससे पहले मैं बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन में बाद में जाएंगे, लेकिन पहले फेस बाय फेस कंपैरिजन में जानते हैं कि तीनों फेसेस में कंपेयर अगर करने की कोशिश करें हम इंडिया वर्सेस नेपाल तो क्या हाल रहा है। बिल्कुल, अगर हम 1 से 6 ओवर की बात करें इंडिया की तो इंडिया ने 63 रन बनाए, कोई विकेट का नुकसान वहाँ उन्हें हुआ नहीं। वहीं पर नेपाल की बात करें तो नेपाल ने इस पावर प्ले में 1 से 6 में 46 रन बनाए और 1 विकेट का नुकसान यहाँ हुआ। तो ऑब्वियसली इंडिया ने ये पहला जो फेस है वो जीता और 1-0 की लीड यहाँ फेस बाय फेस ले ली। वहीं 7 से 15 के बीच अगर हम देखें तो 75 रन 75 रन इंडिया ने मारे और 3 विकेट यहाँ पर गंवा दिए इंडियन टीम ने इस दौरान। वहीं पर नेपाल ने 82 रन बनाए, शानदार यहाँ पर बीच में वापसी की और 4 विकेट का नुकसान यहाँ नेपाल को ज़रूर हुआ। तो ये फेस ऑब्वियसली यहाँ पर जाएगा नेपाल को, जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बेहतरीन रन्स किए हैं इस फेस में तेज़ी के साथ, जबकि वो काफ़ी पीछे चल रहे थे। तो 1-1 की बराबरी पर यहाँ पर है, एक इंडिया ले चुका है एक फेस और एक फेस नेपाल ले चुका है। वहीं आखिरी फेस की बात करें 16 से 20 की तो 64 रन 64 रन यहाँ इंडिया ने बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने सिर्फ 51 रन यहाँ बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। तो काफ़ी ज़्यादा विकेट्स लास्ट ओवर में नेपाल ने गिराए। रन्स बनाने की कोशिश ज़रूर की पर वो कोशिश नाकाफ़ी थी क्योंकि रन्स बहुत ज़्यादा चाहिए थे और ये वाला फेस भी इंडिया लेके गया। तो 2-1 से अगर हम फेस बाय फेस देखें तो 2 फेस इंडिया और 1 फेस सिर्फ नेपाल लेके गया है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें 2-1 से इंडिया इस फेसेस को ज़रूर जीता है, लेकिन आप अगर आप बीच वाले फेस पे गौर करेंगे जहाँ पर 82 रन नेपाल ने मारे और 4 विकेट उन्होंने खोए, यहाँ पर 1 विकेट नेपाल का ज़्यादा गिरा था। ये आप गौर करने वाली बात है। और उसके साथ साथ वो पहले फेस में 17 रन पीछे थे, जो उन्होंने मिड फेस में 7 रन और इंडिया से ज़्यादा जोड़े, यानी 10 रन वो 15 ओवर तक आते आते अभी भी पीछे थे। यानी 15 ओवर में जो इंडिया का स्कोर था अगर हम देखें यहाँ पर तो उससे वो 15 रन पीछे चल रहे, 10 रन फिर भी पीछे चल रहे थे दोनों फेसेस कंप्लीट होने के बाद। तो ये एक एडवांटेज कहीं ना कहीं इंडिया साथ में लेकर ज़रूर जा रहा था, लेकिन मिड फेस में जो काम हुआ वो थोड़ा सा बेहतर ज़रूर हुआ रन के लिहाज से, वरना ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2-1 से इंडिया ने इस फेस को जरूर जीता। अब एक और बड़ा फैक्टर यहाँ आता है डॉट बॉल्स का। डॉट बॉल्स का जो फैक्टर है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 43 डॉट बॉल्स इंडियन टीम ने खेली यहाँ पर लगभग 7 ओवर के आसपास,
और जब आप 203 रन का टारगेट चेस करने आ रहे हैं तो वहाँ पर नेपाल की जो डॉट बॉल्स है वो हैरान करती है, वो है 63 डॉट बॉल्स। अब आप खुद सोचिए, आप 200 प्लस का टारगेट चेस करने के लिए उतर रहे हैं और आपने 63 डॉट बॉल्स, यानी लगभग आधा अपना मैच की इनिंग जो है 10.5 ओवर जो है आपने सिर्फ डॉट बॉल्स खेलने में निकाल दिए, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा था और जिसकी वजह से एट द एंड टीम जो है वो 23 रन से मार खा गई। लेकिन ये सिर्फ एट द एंड डायरेक्ट पहुंचने की बात नहीं है, बीच में बहुत सारी चीज़ें घटी हैं कि वो सारी वजहों पर अब बात शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें जो बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इंडिया का, डेफिनेटली यशस्वी जायसवाल ने 49 बॉलों में सेंचुरी लगाई, 8 उन्होंने चौके मारे, 7 उन्होंने छक्के लगाए, कहीं ना कहीं लोन टॉप बैट्समैन रहे आज पूरी बैटिंग में। 25 रन ऋतुराज गायकवाड़, 23 बॉलों में बहुत ज़्यादा दिक्कत उन्हें हो रही थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में तो ज़रूर कहा था मैच से पहले कि इस तरह के ग्राउंड्स पे हम लोकल क्लब्स वगैरह में खेलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उनकी जो वर्ड्स थे उसका एक्शन यहाँ पर हम देखने को नहीं मिला। यहाँ लगभग 8-10 बॉलें ऋतुराज गायकवाड़ ने एक्स्ट्रा खेली है। एंड पूरी बैटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ज़रूर देखिए, यहाँ पर अपने आप में थोड़ा फ्लॉप शो नज़र आया इंडियन बैट्समैन का। तिलक वर्मा है, उन्होंने भी सिर्फ 2 रन किए 10 बॉलों में। अगर आउट ही होना था तो 3-4 बॉलें खेल के आउट हो जाते, समझ से परे है। जितेश शर्मा 5 रन बनाए 4 बॉलों में। शॉट खेलने के तरीके अजीब है, अजीब लग रहा था कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जबकि इनको तो डोमेस्टिक में अभी तुरंत जाना चाहिए, तुरंत काम करना चाहिए। इस तरीके का गेम था। कहीं ना कहीं देखें, अगर हम शिवम दुबे क्या कर रहे थे पिच पर, ये समझ में नहीं आया। कौन सा गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, T20 को टेस्ट तो नहीं समझ बैठे, थोड़ा सा अलग सा गेम था उनका। 19 बॉलों में 25 रन, 19 बॉलों में तो 50 हो जाती है यहाँ पर। कहाँ आप 19 बॉलों में 25 लेकर चल रहे हैं। और रिंकू सिंह ने वाकई कमाल की पारी खेली है, कमाल की इनिंग रही है उनकी। लास्ट में वो आए 15 बॉलों में 37 रन। वो अगर रन सही करते तो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर 200 पार कर पाना इंडिया के लिए, और शायद 175 180 तक सीमित रहना पड़ जाता है इंडियन टीम को। लेकिन ऑल गोज टू रिंकू सिंह, जिन्होंने 200 के पार भी पहुंचाया और एक सेफ स्कोर तक भी टीम को पहुंचा दिया। बिल्कुल, ऋतुराज गायकवाड़ 23 बॉलों में 25 और तिलक वर्मा 10 बॉलों में 20, यानी दोनों ने मिलकर 33 बॉलों में सिर्फ 27 रन जोड़े। जबकि उनके पास सामने एक नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक प्लेयर लगभग शतक की तरफ बढ़ने की तरफ खेल रहा था। तो इतना फ्रीली हैंड, पावर प्ले में 6 ओवर में 60-65 रन बन चुके थे, उसके बावजूद भी ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा ने बिल्कुल भी फ़ायदा वो नहीं उठा पाए। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक प्रेशर जो बन गया इंडिया के ऊपर, वो इन दोनों प्लेयर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा, उन्होंने बॉल्स बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दी थी। तो ओवरऑल रिंकू सिंह ने एट द एंड आकर जो इनिंग खेली वो कहीं ना कहीं एक अच्छे फिनिश में, क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई और फिनिश अच्छा हुआ। बिल्कुल, ये दो इंडिया ने बहुत बेहतर किया, जिस वजह से गेम उनके हैंड में जरूर गया। उन्होंने शुरुआत भी बेहतरीन की, पावर प्ले में 6 ओवर में शायद 60 करीब रन थे और कोई विकेट नहीं था। उसके बाद लास्ट फेज में उन्होंने बेहतरीन रिंकू सिंह की बदौलत एक अच्छे इनिंग में फिनिश जरूर किया। अब यहाँ बात करते हैं नेपाल की बॉलिंग को लेकर। एंड 6 बॉलर्स नेपाल ने इस्तेमाल किए हैं। किस तरह से आप बॉलिंग को देख रहे हैं, डॉट बॉल्स किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह की लेंथ वगैरह रही है बॉलर्स की, आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं नेपाल की बॉलिंग से आज? नहीं, ज़रूर देखिए, यहाँ पर बीच में कोशिश तो नेपाल ने अच्छी की। सिर्फ वो जो 7 से 15 वाला फेज़ था, वहाँ पर नेपाल ने अच्छा ट्राई किया, बैट्समैन को बांधे रखा। जो अदर बैट्समैन थे उन्हें काफ़ी मुश्किल पैदा हो रही थी यहाँ पर खेलने में। तिलक है, जितेश है, शिवम दुबे हैं, ऋतुराज हैं, तो इनको बांधने में थोड़ा कामयाब ज़रूर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम देखें तो जो बैट्समैन, दो बैट्समैन ने मिलकर जो हाल किया है, लाइन भी काफ़ी ज़्यादा स्लॉटी एरियाज़ में, लेंथ जो था, लेंथ बॉलें काफ़ी रखी गई हैं, जिसको जज करने में इतना मुश्किल नहीं हुआ बैट्समैन को, खासकर यशस्वी हो, रिंकू सिंह हो, इन दोनों को खासकर अगर हम कहें। बहुत ही लास्ट ओवर में जो अविनाश भोले ने बॉलिंग कराई वो भी बहुत पुअर थी, बहुत ही ख़राब बॉलिंग उनसे हुई। आज 4 ओवर में उन्होंने 53 रन दिए। बैड डे था आज उनका बहुत ही ज़्यादा। करण केसी ने 2 ओवर में 23 रन, यशस्वी जायसवाल ने उन पर बैक टू बैक सिक्सेस जड़े थे लगातार, तो तभी से उनका मोमेंटम ख़राब हुआ। सोमपाल कामी ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई। शुरू के जो पहला ओवर डाला था, ज़बरदस्त बॉलिंग रही। उनका पहला ओवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बिल्कुल। और क्या बेहतरीन स्विंग भी मिल रही थी उन्हें, बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया उन्होंने उसका। उसके बाद हम देखें संदीप, 3 ओवर में 28 रन, 1 विकेट। दीपेंद्र सिंह यानी ने 4 ओवर में 31 रन। थोड़ा टाइट बॉलिंग ज़रूर कराई है इन्होंने, यहाँ पर क्रेडिट देना होगा दीपेंद्र को, अच्छी बॉलिंग कराई है। संदीप से थोड़ा और उम्मीद थी कि शायद थोड़ा सा और बेटर करेंगे, यहाँ पर थोड़े से कम रन देते या एक आध विकेट थोड़े से निकालते तो शायद प्रेशर और ज़्यादा इंडिया पे आ सकता था। तो रोहित पटेल ने 3 ओवर में 26 रन दिए हैं। थोड़ा सा कुछ अलग करने के लिए गए हैं वो, तो एक ज़रूर है कि बॉलर्स पर स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है कप्तान को। अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो ये करण केसी जैसे 2 ओवर में 23 रन उन्होंने दिए तो आपने उन्हें हटा दिया।
संदीप ने 3 ओवर में 28 रन दिए हैं, आपने उन्हें भी हटा दिया। तो थोड़ा सा ये कोच सर को और कप्तान को थोड़ा सा बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि इतने बड़े इंपॉर्टेंट मैच में कहीं ना कहीं बॉलर्स पर बिलीव दिखाने की ज़रूरत है थोड़ा सा। दूसरी बात एक चीज़ और होती है कि बहुत हम देखते हैं कि सेकंड स्पेल बहुत सारे प्लेयर्स बॉलर्स का बेहतरीन निकलता है, कई बार हमने देखा है। करण केसी के 2 ओवर बचे, उनका एक सेकंड स्पेल हो सकता था। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ये मैं हम बहुत देख रहे हैं आजकल की क्रिकेट में। ये बहुत ज़्यादा होता है कि कोई बॉलर एक्सपेंसिव जा रहा है तो उसके मेन बॉलर को हटाकर किसी को दे दिया जाता है, फिर भी रिजल्ट फेवर में नहीं आता। तो ये अपने आप में बहुत एक कुछ सोचने वाली बात है। शायद ये बाकियों को सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि आप खामखा में कुछ निकाल रहे हो, ये ज़बरदस्ती का है, लेकिन सोचने वाली बात है। जब बॉलर्स पर ही आप बिलीव नहीं करेंगे, 4-4 ओवर नहीं डालेंगे, तो और जितने ही बड़े कप्तान हुए हैं उन सब ने बॉलर्स पर बहुत बहुत भरोसा किया है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा इससे बचे रहने की ज़रूरत है, बॉलर्स पर बिलीव दिखाने की ज़रूरत है। जब संदीप करण जैसे बॉलर पूरे ओवर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा अपने आप में और इसको वर्क करने की ज़रूरत है। क्या रोहित पटेल की ज़रूरत थी, इतनी ज़्यादा ज़रूरत कि टीम की धुनाई करके रख दी? टीम 300 पहुंचने वाली थी या 250 पहुंचने वाली थी, ऐसा नहीं था। सेकंड स्पेल में जैसा आपने कहा, सेकंड स्पेल में भी अच्छे स्पेल्स आते हैं कभी कभार, पर ये थोड़ा सा अजीब लगा कि उन्होंने खुद को लगाया और संदीप और करण को उन्होंने थोड़ा साइड लाइन किया। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बार हमने देखा है, कभी कभी एक ओवर बेहतरीन डल जाते हैं, कभी कभी सेकंड स्पेल बॉलर्स के बेहतरीन होते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ में ध्यान देनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा था अविनाश बोहरा की, 4 ओवर में 53 रन देकर 0 विकेट उन्होंने निकाला। यही चीज़ की हम बात कर रहे थे। हमने जब ये टूर्नामेंट शुरू से पहले आपके सामने एक वीडियो रखा था, उसमें हमने ये चीज़ कही थी कि जो प्लेयर्स आपने एशियन गेम्स में लिए हैं, जो लड़के लगातार खेलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो आपने प्लेयर्स एशियन गेम्स में लिए हैं, अविनाश बोहरा हो, संदीप जोरा हो, जो ये प्लेयर्स आपने लिए हैं, क्या इनको एक प्रॉपर मैचेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या एक अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या सिर्फ घर में इंटर स्क्वाड मैच खेल लें और उसके बाद मंगोलिया और मालदीव के खिलाफ खेल कर क्या वो प्रैक्टिस हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं क्रिकेट लगातार कहता है कि एक बड़े टूर्नामेंट में जब आप एक बड़ा मौका आपको मिल रहा होता है तो उससे पहले कम से कम एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यही अविनाश बोहरा जैसे ही सामने एक अच्छी टीम आई, डेफिनेटली आज देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए और पिछले ही मैच में उन्होंने 6 विकेट निकाल लिए। तो यही चीज़ें होती है। यही अगर उनको पहले प्रैक्टिस मिलती, एक अच्छी टीम के खिलाफ उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराकर एक विकेट्स उन्होंने निकाले होते, जहाँ पर सामने से प्लेयर्स रन्स भी मार रहे हैं लेकिन वो वहाँ पर बच भी रहे हैं, साथ साथ वो विकेट्स भी निकाल रहे हैं, तो उन्हें कॉन्फिडेंट बूस्टअप होता। अब सीधे इतनी खराब टीम के बाद सीधे इतनी बड़ी टीम के खिलाफ मैच खेल देना, वो भी बिना किसी प्रैक्टिस के पहले, ये अपने आप में डिसअपॉइंट। यही चीज़ें ये प्लेयर लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रैक्टिस किस तरह से आप करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस तरह की बड़े टूर्नामेंट्स में, जो लगातार नेपाल की जो क्रिकेट बोर्ड है वो अंडरएस्टिमेट करती है। चाहे वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो, चाहे एशिया कप हो और अभी एशियन गेम्स हो, तीनों में ही कोई भी खासा प्रैक्टिस हमें देखने को नहीं मिला। अगर हम देखें कि ये देखकर नहीं लगा कि आप फुल मेमोरी खिलाफ मैच खेलने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी एशेट से ही खेलने जा रहे हैं। ये चीज़ वापस से यहाँ पर एक चीज़ एक्सपोज होती हुई नज़र ज़रूर आई। उसके बाद यहाँ जब चेस करने के लिए नेपाल टीम आई तो यार यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि 63 डॉट बॉल्स अपने आप में कहानी बताते हैं। आप 200 प्लस चेस करने जा रहे हैं और 63 डॉट बॉल्स आप खेल चुके हैं, तो काफ़ी सारी कहानी वहीं पर दिखाती है। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन से पहले यहाँ हम बात करेंगे फॉल ऑफ विकेट्स का। फॉल ऑफ विकेट्स को अगर आप ये लिस्ट देखें तो सबसे पहला जो है 29 रन के अंदर पहला विकेट टीम ने खो दिया। उसके बाद दूसरा विकेट जाते जाते 62 रन के अंदर दूसरा विकेट टीम ने यहाँ पर खो दिया। लेकिन 62 रन बनाते बनाते लगभग 9 ओवर लग गए थे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 76 पे तीसरा गया, 77 पे चौथा गया। ये जो बीच में विकेट्स गिरे हैं ये बहुत ज़्यादा डेंट करके चले गए इस चेस को, क्योंकि जो दूसरा, तीसरा और चौथा विकेट गिरा है वो लगभग आपके पूरे बैटिंग ऑर्डर को ले गया, जिन्होंने अभी रिसेंटली खूब सारा रन किया। कुशल भुरतेल, कुशल मल्ला और रोहित पटेल, इन तीनों ने जम के रन किए थे अभी इन मैचेस में। और जब ये तीनों ही सस्ते में चले गए तो फिर उसके बाद जो है जो प्रेशर है वो डेफिनेटली बाकी बैट्समैन पे आना था, और वो हमने पूरे एट द लास्ट तक देखा कि वो प्रेशर बना ही रहा, क्योंकि ओवर्स भी एंड काफ़ी होते जा रहे थे। नहीं, ज़रूर, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हाँ कहा भी था कि रोहित थोड़ा सा अगर आराम से अपना टाइम लेके खेलें थोड़ा सा। बिल्कुल, हमने मैच में चीज़ कही थी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है डाउन आपका या आपका नंबर जो है जहाँ आप आते हैं, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देकर। T20 सोच में बहुत तेज़ लगता है, लेकिन थोड़ा सा तेज़ तो है ही, बहुत तेज़ गेम है, लेकिन फिर भी 120 बॉलें हैं, काफ़ी। आप अपने अगर आप ऊपर के बल्लेबाज हैं, ओपनर या तो वन डाउन, और अगर इस तरीके के बल्लेबाज हैं तो आपको थोड़ा वक्त मिलता है कि आप आए, थोड़ा सेटल इन हो, उसके बाद आप रन्स करना चालू करें। पर
जैसे हमने देखा है, हमने कहा था कि रोहित या दीपेंद्र में से, अगर हम दीपेंद्र पर ज़रूर आएंगे, दोनों को ही। जी हाँ, और रोहित यहाँ पर ज़रूर रुक सकते थे, लेकिन वो भी यहाँ आउट होकर चले गए। बिल्कुल। और आप दूसरी तरफ वहीं पर देखिए यशस्वी जायसवाल को, उन्होंने शुरू के 6 ओवर्स में काफ़ी अच्छी खासी हिटिंग की, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीच में अपना गेम बदला। जब मुझे लग रहा था कि नहीं स्पिनर्स को यहाँ थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो क्यों ना मैं अपना गेम बदलूं, तो उन्होंने अननेसेसरी शॉट्स लगाने बंद कर दिए और ग्राउंडेड शॉट्स लिए, डबल लिया, स्वीप मारने की कोशिश की और गैप्स में खेलने की कोशिश की। यही वर्क रोहित पटेल को वहाँ करना था, क्योंकि अगर आप, जरूरी नहीं था कि आप हर बॉल पर सिक्सेस मारने के लिए जाएँ, शॉट्स के लिए जाएँ। अगर आप ऊपर से नीचे तक आ रहे होते तो डेफिनेटली आपको एक दीपेंद्र सिंह ऐरी ऐसा नीचे फिनिशर मिल जाता, तो ये मैच आपकी पकड़ में आ सकता था। ये एक बहुत बड़ी गलती हुई। ये इस तरह के बड़े मैचेस में सिर्फ स्मार्टनेस भी जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। ये चीज मत माइंड में रखिए कि 203 है तो पहली ही बॉल से या फिर हर बॉल पे हमें बल्ला घुमाना है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्मार्ट क्रिकेट खेलकर भी आप इस तरह के मैचेस को जीत सकते हैं, और कप्तान अगर ये स्मार्टनेस लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए नजर आए तो बात ही क्या है। लेकिन रोहित पटेल से यहाँ पर एक चूक जरूर हुई, जहां पर वो इस इनिंग को लंबा लेकर जा सकते थे, लेकिन सिर्फ 3 रन बनाकर वो यहाँ पर आउट हो गए। कुशल बुटल ने 32 बॉल में 28 रन बनाया, शुरुआत अच्छी दिलाई, लेकिन आप बॉलें देखिए, 32 बॉलें कुशल बुटल ने लिए। कुशल बुटल के स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी आसपास भी कहीं नहीं, किसी भी स्टैंडर्ड से हो, T20 में एक ओपनर 87 के स्ट्राइक रेट वो किसी भी स्टैंडर्ड से नहीं होता, तो वहाँ पर बहुत बॉलें उन्होंने ले ली। आसिफ शेख, जैसे कि आयन ने मैच प्रीव्यू में कहा था कि शायद वो इस टूर्नामेंट में चलेंगे ही नहीं। बिल्कुल। मैच प्रीव्यू में आपने कहा, सुना होगा, आयन ने कहा था कि वो इस मैच में चलेंगे ही नहीं, और वही हमें देखने को मिला। उन्हें तेज शॉर्ट बॉल डालकर आउट कर दिया गया। कुशल मल्ला उसके बाद आए, एक आध हिटिंग उन्होंने की, लेकिन उनका भी जो है विकेट काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गिरा दिया गया। रोहित पटेल 3 रन बनाकर आउट हुए। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने कुछ कोशिश जरूर की, लगातार मेरे ख्याल से 3 छक्के भी उन्होंने मारे थे, 15 बॉल में 32 रन बनाए, लेकिन इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा था कि लगभग वही चीज़ है कि हर बॉल पे सिक्सेस मारने का, उठा के मारने का ट्राई करना, ये चीज़ बहुत कॉस्टली पड़ रही है। ये मेंटेलिटी आयान वो क्लियर दिखी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात समझ में नहीं आई, जब दीपेंद्र आउट हुए थे तब 34 बॉलें बची थी। बिल्कुल 34 बॉलें बची थी। आप सोचिए 179 तक तो आप ऐसे ही पहुंच गए, बिल्कुल आपके आउट होते पहुंच गए, यानी कि आप रहते वहां पर, नॉट आउट रहते, ये मैच और क्लोज होता। बिल्कुल आप जीतने की उम्मीद कर सकते थे, आप रोहित या दीपेंद्र में से कोई होता। इसलिए हमने कहा था कि रोहित दीपेंद्र को लास्ट तक जरूर जाना होगा। तो उनमें से कोई आपके इर्द गिर्द, देखिए हमने कहा भी था कि आपके इर्द गिर्द बल्लेबाज अगर तेज खेलेंगे तो वो आपके साथ दे सकते हैं, अगर आप दोनों में से कोई एक जना नीचे तक जाता है। संदीप जोरा ने क्या कोशिश की, 12 बॉलों में 29 रन उन्होंने बनाए, कोशिश जरूर अच्छी थी, लेकिन एक कोई होता, कोई पुराना साथी, कोई ऊपर से आया हुआ साथी, तो यहाँ पर ये जो चेज है ये आसान बन जाता। वो उनको बता पाते कि देखो ऐसा खेलो, ये शॉट मत मारो। तो ये अपने आप में रहता है। ये T20 का मतलब आज की इस दुनिया में, मॉडर्न डे में, यही है कि उठा के छक्के मारने। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। हाशिम अमला का भी T20 में शतक है। T20 में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आप सोच कर देखिए, अब आप कहेंगे हाशिम अमला कहाँ वो टेस्ट क्रिकेटर और कहाँ उन्होंने T20 में भी शतक मारा है, कैसे मार दिया उन्होंने। सबका तरीका होता है एक अलग अलग। आप आराम से खेल कर लास्ट तक जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। रोहित का भी वो शॉट क्या था, स्वीप मारने गए, पीछे मारने जा रहे हैं, LBW हो गए। तो आप सीधे बल्ले से खेलिए, क्या हड़बड़ी है। 20 ओवर का मैच है। दीपेंद्र है यहाँ पर, वो भी सेटल इन हो गए थे, 3 छक्के लगा दिए उन्होंने, बताइए आप। और फिर संदीप जोरा थे, उन्होंने 12 बॉलों में 29 किया। कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन वही है कि स्मार्ट क्रिकेट के हर किसी के बस का नहीं है स्मार्ट क्रिकेट खेलना। मारना वो ठीक है, आपने पार किया ग्राउंड, आपने कोशिश की, यहाँ पर कुशल मल्ला ने भी कोशिश की है, प्लेयरों ने। लेकिन जिनसे डेली क्रिकेट को उम्मीद थी, बाकी को बहुतों को उम्मीद होगी, पूरी टीम से उम्मीद थी, लेकिन डेली क्रिकेट कहीं ना कहीं पहले ही ये कह चुका था कि रोहित और दीपेंद्र इनको डीप जाना, बिल्कुल इनमें से किसी एक को डीप जाना ही होगा, तभी रिजल्ट फेवर में आएगा। बिल्कुल। और आप ये मैच प्रीव्यू सुन भी सकते हैं जिन्होंने मैच प्रीव्यू नहीं सुना है। उसके बाद तो फिर बस फॉर्मेलिटी भर रह गया। सोमपाल ने 5 बॉल में 7 रन, गुलशन झा ने 6 बॉलों में 6 रन और करण केसी ने 13 बॉलों में 18 रन। यहाँ पर कहीं ना कहीं तब तक रिक्वायर्ड रन पहाड़ जैसा हो गया था। डेफिनेटली इस मैच को जीता जा सकता था। हम जैसे कि लगातार आपको एनालिसिस में समझा रहे हैं, सिर्फ बात उतनी सी नहीं थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पर स्मार्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत थी। इस तरीके के गेम्स में किस तरह से आप खुद को अप्लाई करें, क्या रिक्वायर्ड रन पे आपका ध्यान है, आप कितनी अपने नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन से बात कर रहे हैं, किस तरह से आप खेल रहे हैं, आप बॉलर्स को देख रहे हैं कि कौन से बॉलर पे हिटिंग दिक्कत हो रही है, मैं उस पर हिट ही नहीं करूंगा। जरूर जब ग्राउंड बाउंड्री शॉट है तो हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम लास्ट के, अगर हमारे पास लास्ट के 2 ओवर में 30 रन भी बचते हैं तो हम मैच में ऑन है। जी हाँ। कब ऑन है? जब आपके पास बैट्समैन हो। ये नहीं कि 8 विकेट गिर गए हो तब आप ऑन है, तब तो वो तुक्के वाला दिन होता है कि कभी कभी बल्ला घूम गया तो 2 ओवर में 30 हो गए।
2 ओवर में 30 होते और अगर यहाँ पर ऊपर से बैट्समैन नीचे आए हुए होते या फिर स्मार्ट क्रिकेट खेलकर इस गेम को डीप लाया जाता तो इस मैच में जीत नेपाल को मिल सकती थी। एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, फील्डिंग। जी हाँ, फील्डिंग का स्तर जो है वो नेपाल का, वो हमें लगातार इंप्रूवमेंट उसमें कुछ नजर नहीं आ रही है। आज भी आप देखें, आपको याद होगा अविनाश बोरा ने 2 बाउंड्रीज छोड़ी, जहां पर 1 रन था वो चौका गया। दीपेंद्र सिंह ऐरी याद होगा आपको, जो कैच हो सकता था बाउंड्री रोप पे वो 6 हो गया, जहां पर वो बैलेंस नहीं कर पाए। डेफिनेटली उसके बाद उन्होंने एक जबरदस्त लास्ट बॉल पर छक्का रोककर उन्हें 4 रन जरूर बचाए, लेकिन वो छक्का वहां पर हो सकता था। अब यहाँ पर उस जगह पर दीपेंद्र सिंह ऐरी की जगह पर संदीप लामिछाने होते या अविनाश बोरा होते या कोई और होते तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन दीपेंद्र सिंह ऐरी है वो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है, वन ऑफ द बेस्ट क्या, नेपाल के सबसे बेस्ट फील्डर है, शेड्स में भी सबसे बेस्ट फील्डर्स में से एक है। तो उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो उस कैच को जरूर पकड़ते, कैच को ना सही वहां पर 2-4 रन बचाया जा सकते थे। यानी कम से कम 12 से 14 रन फील्डिंग से नेपाल ने फिर से यहां पर खर्च कर दिए, जो इस गैप को और कम कर देता या शायद नेपाल जीत भी सकता था। ये चीजें हैं, कई सारी चीजें निकल कर आई हैं इस मैच में, जो एक अच्छी प्रैक्टिस के दौरान ये सारी चीजें निकल कर आती तो उस पर काम किया जा सकता था, लेकिन प्रैक्टिस मैचेस वो हुए नहीं। आप इंट्रा स्क्वाड मैच खेलकर आपने सोचा फुल मेंबर के खिलाफ खेल लेंगे, ये चीजें कहीं ना कहीं गलती हुई है। शॉर्ट बाउंड्रीज का भी हमें देखने को मिला काफी ज्यादा एडवांटेज। शायद ये अगर बड़े स्टेडियम्स होते तो शायद हमें नेपाल इससे कम स्कोर पर ऑल आउट होती हुई नजर आती, शायद इस मैच में 40-50 रन से हार मिल सकती थी। कई बाउंड शॉट्स ऐसे गए जहां पर बहुत इंडिया का स्कोर भी कम रहता। डेफिनेटली इंडिया, हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया का स्कोर भी 203 ही होता, बिल्कुल नहीं, उनका भी 20-25 रन शॉट होता, लेकिन नेपाल के उससे भी ज्यादा कम नहीं होते जिस तरह के शॉट्स गए हैं उसको देखकर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं। अननेसेसरी रिक्वायर्ड रन रेट को ये सोचकर किनारे 13 का हो गया, छक्का मारना है मुझे, ये बहुत बड़ी गलती हुई है और यही बहुत बड़ा रीजन रहा है बैटिंग में हार का। एंड बॉलिंग की बात करें इंडिया की, कैसी रही है, क्योंकि 179 रन तो आखिर उनमें भी पड़े। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखें अर्शदीप सिंह, उनकी बॉलिंग भी बहुत खराब रही है। 4 ओवर में 43 रन, 2 विकेट निकाले उन्होंने। आवेश खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है उन्होंने। 4 ओवर में 32 रन, 3 विकेट। शाही किशोर ने टेरिफिक, इस छोटे से ग्राउंड में टेरिफिक बॉलिंग कराई है उन्होंने। एंड 24 बॉलों में 14 डॉट बॉल्स, कमाल की बॉलिंग इस ग्राउंड पर आपको क्रेडिट देना होगा, जरूर देना होगा। बेहतरीन किया है उन्होंने, गेम अपना खेला है। 4 ओवर में 25 रन, 1 विकेट। रवि बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। 4 ओवर में 24 रन, 3 विकेट निकाले हैं उन्होंने। और वाशिंगटन सुंदर 1 ओवर मिला उन्हें, थोड़े महंगे साबित हुए, पर कोई बात नहीं, होता है। 11 रन उन्होंने दिए। और शिवम दुबे 3 ओवर में 37 रन। इनका तो खैर जो डे गया है, ज़रूर बहुत ख़राब डे गया है इनका। इन्हीं के ओवर में 3 छक्के मारे थे, अगर हम देखें, बिल्कुल बैक टू बैक लगातार मारे थे। और लास्ट ओवर इन्होंने थोड़ी कोशिश की कि लास्ट ओवर में भी खैर करण केसी ने एक छक्का लगा दिया था। जी हाँ, जरूर। लेकिन ओवरऑल देखें तो रवि बिश्नोई, साई किशोर और आवेश खान ने जो ओवर डाले हैं, इन्होंने अपना काम किया। और इन तीनों की बदौलत ही, सिर्फ इन तीनों की बदौलत ही बॉलिंग में इंडिया कामयाब रहा कि मैच को बचा पाया। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम देखें यहाँ पर तो लगभग इन तीनों ने 12 ओवरों में 79 रन दिए हैं। बिल्कुल 12 ओवर में 79 रन दिए इस ग्राउंड पर। ये आपको देखना होगा कि बाउंड्रीज कितनी शॉर्ट है। इस ग्राउंड पर इन्होंने 12 ओवर में अपने 81 रन इन्होंने दिए हैं अपने आप में 12 ओवर में, जो कि अपने आप में बेहतरीन है। 12 ओवर में 81 T20 क्रिकेट में आप कह सकते हैं कि एवरेज टोटल है, और उस पर अगर ये ग्राउंड शॉट हो जाए तब आप कहेंगे नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम किया है। 12 ओवर में 81 रन देकर और 7 विकेट, और 7 विकेट इन्हीं बॉलरों ने निकाले हैं। 12 ओवर में 81 रन देकर 7 विकेट रवि बिश्नोई, आवेश खान और साई किशोर ने निकाले, जो वो भी इस ग्राउंड पर जहां पर बॉल टच करते ही मिसड भी सिक्सेस गिर रहे हैं, वहां पर डेफिनेटली काबिल तारीफ बॉलिंग इन बॉलर्स, यहाँ पर बहुत शानदार एफर्ट इन 2 बॉलर्स का रहा है। शिवम दुबे ने पूरी कोशिश की थी इस मैच को हरवाने की अपने ओवर्स में, खास करके शुरू 2 ओवरों में और बैटिंग में भी, जब उन्होंने शुरू के 10-12 बॉलें खेली, लेकिन एट द एंड इन तीनों ने इस मैच में पकड़ बनाए रखी और मैच अपने मुट्ठी में इंडिया के लेके चले गए और इंडिया पहुंच गई सेमीफाइनल में। और अब मेडल की रेस में कहीं ना कहीं वो आगे चलती है और नेपाल इस मैच में कहीं ना कहीं एग्जिट होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल ये पूरा एनालिसिस रहा इस गेम का। अगर हम देखें, हमने आपको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ें गलती रही हैं। सिर्फ अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि सिर्फ 23 रन से हारे, लास्ट ओवर ऐसा हो जाता, यो वैसा हो जाता, नहीं, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप बाकी सारी चीज़ों को अननोटिस कर दे रहे हैं कि किस तरह से बैट्समैन ने अपने खराब शॉट से या फिर अननेसेसरी रिस्क उठाने के चक्कर में एक ओवर में 2-2, 3-3 छक्के आ जा रहे हैं। आपको चाहिए रिक्वायर्ड रन
एक ओवर में 13 रन, उस ओवर में आ गए 18-20 रन, फिर भी आप अगले ओवर की पहली बॉल में छक्के मारने के लिए जा रहे हैं। ये हमें बहुत देखने को मिला। बिल्कुल, जी हाँ। इस तरह की डीप लेकर जाने के गेम का ये अवेयरनेस अभी भी इन प्लेयर्स के अंदर आया नहीं है, जो बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर एक्सपोज होता है जब भी कोई एक स्ट्रांग बड़ी टीम सामने आती है। अब एस्ट्रेट के सामने वापस सामना होगा, फिर से वही चीज़ है, वहां पर धूम धड़ाका होगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स में आकर ये पता चलता है कि टीम असल में कितने ज़्यादा बेहतर पोजीशन तक पहुंच पाई है। लेकिन एक चूक ज़रूर हुई है यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड ने, जो प्रैक्टिस मैचेस को वो बहुत ईजी समझते हैं कि कहीं प्रैक्टिस कर लो और बड़े टूर्नामेंट में जाकर खेल लेंगे। ये चीज़ बार बार टीम को हंट कर रही है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहली बार, एशिया कप में दूसरी बार और तीसरी बार इस एशियन गेम्स क्रिकेट में गोल्ड मेडल की रेस में जहां पर पहुंच सकते थे इस मैच के बाद। तो 2014 के मुकाबले, पिछला शायद 2014 भी हुआ था, 2014 के मुकाबले और यहां पर भी लगभग सेम रहा। जैसे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 2018 में भी 8वें पे थे, यहां पर भी 8वें पे। 2014 एशियन गेम्स में भी क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई थी टीम, यहां पर भी क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई टीम। तो कोई भी खास हमें एक्स्ट्रा रिजल्ट यहां पर देखने को नहीं मिला। ये पूरा एनालिसिस डेल की तरफ से रहा है। एंड आप एंड देन कुछ कहना चाहेंगे? जरूर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को भी देखना होगा कि कैसे अपने गेम में थोड़ा बदलाव लाएं। एशिया रीजनल फाइनल्स आ रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा, बड़े बड़े मौक़ों पर चूक होना ये वाकई में अपने आप में थोड़ी सी खुद में सोचने वाली बात है। ऊपर से अब एक चीज़ और है, फिर से एस्ट्रेट आ गए, नहीं, फिर अपना घर भी आ गया। जरूर सही कहा आपने, ये खुद पे गौर करने वाली बात है। और बॉलर्स लोगों पर भी थोड़ा, बॉलर्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि बॉलर्स एक बेहतर टीम के सामने एक थोड़ा से एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। हमने ये इंडिया के खिलाफ भी देखा, जिस तरीके से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने वहाँ पर वो, जबकि वो फॉर्मेट अलग था, ये फॉर्मेट अलग है, यानी कि दोनों ही फॉर्मेटों में कहीं ना कहीं बॉलर्स को दिक्कत हो रही है। ये सोचने वाली बात है। तो ज़रूर कप्तान और कोच इस पर काम करें। अच्छा क्रिकेट खेला, 179 रन तक पहुँचे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर से कहेंगे कि इंडिया भी थोड़े रन यहाँ पर कम होते अगर बड़ा ग्राउंड होता, और नेपाल का भी स्कोर थोड़ा कम होता अगर ये बड़ा ग्राउंड होता। तो ज़रूर है, थोड़ा सा फिर से वही कहानी है, काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, पर गलती जहाँ है उसको भी मानना होगा कि हाँ ये हमसे गलती है, हुई है। रोहित पौडेल ने कहा था कि हम कोशिश करेंगे, कि हमारी कोशिश रहेगी हम मेडल के लिए जाएंगे, और वो नहीं हो पाया, यानी कि डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस नेपाल की यहाँ हुई है। बिल्कुल डेफिनेटली बात है। अब एक टूर्नामेंट में अगर दोबारा आते हैं और वही रिजल्ट लेकर जाते हैं जो पिछली बार आप लेकर गए थे, तो डेफिनेटली आप डिसअपॉइंट ही होंगे, होल नंबर पर आप डिसअपॉइंट ही होंगे। हाँ, या फिर आपके ग्रुप स्टेज में कुछ बड़ी अच्छी टीमें होती तो जिनको आप हरा कर कहीं ना कहीं पहुँचते यहाँ पर, तो अलग बात यहाँ पर ज़रूर होती। तो एट द एंड एक और मौका यहाँ पर नेपाल ने गंवा दिया। बैक टू बैक 3 बड़े मौके मिले, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, इमर्जिंग एशिया कप और अब एशियन गेम्स क्रिकेट, लेकिन चारों में ही उस तरीके के रिजल्ट निकल कर नहीं आए जिस तरीके की नेपाल से एक्सपेक्टेशन थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। संदीप लामिछाने के बारे में एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, डेफिनेटली वो पूरी तरह से यहाँ पर आउट ऑफ कलर नजर आते हैं। जरूर, बिल्कुल हर टूर्नामेंट में आउट ऑफ कलर नजर आते हैं। डेफिनेटली चाहे उनका वो मेंटल प्रेशर या कुछ भी हो, डेफिनेटली इस चीज को, इसके लिए टीम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज गौर करने वाली बात है। अब ये चीजें क्या चल रही हैं केस वेस के बारे में, ये सब तो खैर हम ये बात नहीं कर सकते, ये उनकी पर्सनल चीजें हैं, लेकिन डेफिनेटली टीम पर इसका इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ रहा है। एक इतने प्राइम प्लेयर को अगर आप देखिए, पिछले हमने मैच प्रीव्यू में भी की प्लेयर्स में हमारी लाइफ में पहली बार हमने संदीप का नाम नहीं लिया। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता था कि संदीप अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल दिख रही है और वो स्ट्रगल इतनी जल्दी जाएगी नहीं जब तक ये सारी चीजें जो उनकी चल रही हैं सब सॉर्ट आउट कंप्लीटली खत्म नहीं होती, और वही हमें देखने को मिला। तो ये एक चीज है कि संदीप का भी जो परफॉर्मेंस है वो भी टीम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, जो उनकी तरफ से विकेट्स नहीं निकल रहे हैं और रन्स भी जा रहे हैं। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। उम्मीद है कि आपको एनालिसिस ये पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा कि क्या चीजें बड़ी बारीकी से रही हैं जो इस टीम पे इफेक्ट की है। अगर आप छोटी पिक्चर पे देखेंगे, टीम 23 रन से हारी है, एक आध ओवर इधर उधर गलत हो गया वरना हम जीत जाते, लेकिन अगर आप सब चीज़ें गौर से समझेंगे तो ये मैच नेपाल की पकड़ में था, लेकिन वो इसे रिलीज़ कर दिया, बहुत ही बुरी तरह से उन्होंने रिलीज़ किया, और क्या क्या गलतियां रही हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।